Suppose you are deployed as an assistant commandant, ठीक है, in Indo-Bangladesh border, on Indo-Bangladesh border, and you get the input के आपको ना वहाँ पे जो बेसिकली होता है काउंटरफीट, जो काउंटरफीट करेंसी होती है उसकी स्मगलिंग होती है, तो वो हो रही है एंड इट्स अ गुड नेक्सस विच इज ऑपरेटिंग देयर, है ना. पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, ठीक है, उसमें ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व, है ना, हायर ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है. तो हाउ आर यू गोइंग टू चेक इट? Army cannot guard the border in normal circumstances. If army is actually guarding the peaceful and well demarcated border, तो इट्स अ सिग्नल ऑफ वॉर. सर जैसे आपने अभी बोला कि जब ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो काफ़ी लोग रिजाइन कर देते हैं. हाँ. थोड़ा बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में कि कैसे ट्रेनिंग होती है एक सीएपीएफ के ऑफिसर की. बॉन्ड होता है बेसिकली ना, मतलब अल्टीमेटली इसमें वही मैंने बताया ना, क्योंकि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स काफ़ी एंटर हो जाते हैं इस एग्जाम में, और एंड व्हेन दे गेट टू नो अबाउट द ट्रेनिंग पैटर्न एंड एक्सेट्रा, तो फिर वो थोड़ा घबरा जाते हैं एंड दे वांट टू लीव इट. तो इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ पुट अ बॉन्ड. तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा अपना 1 साल का ट्रेनिंग कॉस्ट, इधर द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एंटायर 1 ईयर और 3 महीने का ग्रॉस विच एवर इज हायर, तो वो आपको पे करना होता है इफ़ यू लीव द सर्विस अच्छा. बिफोर 10 ईयर्स. अब उसके अंदर जो स्पेसिफिक रोल जो एक असिस्टेंट कमांडेंट का है, तो असिस्टेंट कमांडेंट इज बेसिकली अ कंपनी कमांडर, ठीक है. तो वो एक कंपनी लीड करता है. तो अब एक जो बटालियन होता है, एक जो यूनिट होता है, उसके अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, ठीक है. वन कंपनी कंसिस्ट ऑफ अराउंड 130 पर्सनल, है ना. तो उसमें देयर इज अ सेट ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआईज, है ना, कांस्टेबल्स, तो वो सब होता है. तो अल्टीमेटली दे आर कमांडेड बाय अ कंपनी कमांडर कॉल्ड असिस्टेंट कमांडेंट. एक ऑरा है ना. अब वहाँ पे बॉर्डर पे आप चल रहे हो, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, बट यहाँ पे इफ यू आर कैरिंग 3 स्टार्स, ठीक है, चलो हमें और आपको पता है कि ये मतलब सीआईएसएफ का है ना. बट जनरली आम कॉमन मासेस को तो लगता है कि मतलब, है ना, ये डीएसपी है, उसको लगता है कि डीएसपी है, 3 स्टार है, तो मतलब पावरफुल पोस्ट है. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो उससे इनको ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का स्टेटस मिला है. इनके प्रमोशंस इतने फास्ट नहीं होते हैं. तो इनको क्या किया गया, इनको ये बोला गया कि अगर आप आईएएस, अगर लेट से उसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, वो किसी नेक्स्ट लेवल पहुंच, तो उसके 2 साल बाद आप भी पहुंच जाओगे. अगर आप नहीं पहुंचोगे तो आपको उसका पे स्केल जो है वो आपका चालू हो जाएगा वहाँ से. पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड पेपर 2 इज सब्जेक्टिव इन नेचर. एंड पेपर 1 में होता है कि पेपर 1 में आपका मेरिट बनता है, ठीक है. तो पेपर 1 में इफ़ यू क्वालिफाई, ठीक है, इफ़ यू क्लियर दैट मेरिट इन पेपर 1, तो ही आपका पेपर 2 चेक होता है. पेपर 2 में होता क्या है कि मतलब बेसिकली ये इट्स अ सेट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. 4 एसेज होते हैं ना, 20 मार्क्स ईच, है ना. ईच ऐसे यू नीड टू राइट डाउन इन 300 वर्ड्स. तो 4 ऐसे होते हैं आपके. देन देयर आर 2 क्वेश्चंस, है ना. उसमें होता है आपको काउंट आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. तो आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा वेयर यू आर सपोज टू, जैसे सिविल सर्विस में होता है ना, क्रिटिकली इवेल्युएट, तो उस टाइप से होता है. तो 2 क्वेश्चंस वो होते हैं, तो 40 मार्क्स वो हो गए. देन देयर इज अ कॉम्प्रीहेंशन, एक प्रेसी राइटिंग होता है, ठीक है. देन 2 रिपोर्ट्स, है ना. तो 2 रिपोर्ट राइटिंग होती हैं. तो उसमें होता क्या है कि आपका एक फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होता है, तो वो आपको मीट करना होता है, ठीक है. अब देयर आर 2 स्टेजेस टू इट, है ना. तो उसमें होता है कि पहले स्टेज में यू आर सपोज टू रन 800 मीटर्स, ठीक है, इन द गिवन टाइम फ्रेम. आई गेस इट्स 3 मिनट 45 सेकंड्स फॉर मेल, है ना. फिर इट इज़ फॉलोड बाय 100 मीटर, ठीक है, दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट इन 16 सेकंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देन देयर इज अ शॉर्ट पुट, है ना. शॉर्ट पुट इज समथिंग अराउंड 3 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट, वेयर यू सपोज टू थ्रो द शॉर्ट पुट. फिर आप बेसिकली यू विल बी रिड्यूस्ड टू एन अनप्रोडक्टिव एसेट, है ना. उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते एंड समटाइम्स पीपल फॉल इनटू डिप्रेशन ऑल्सो, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, है ना. आपने काफ़ी सारी स्टोरी सुनी भी होंगी, है ना. दे फिर उनको ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. तो आई वेंट टू हिम, मैंने पूछा यार क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा, मतलब आई एम सीइंग यू फॉर 1 और 2 वीक्स, तो मतलब सही नहीं लग रहा है, ठीक है. तो उसने बोला कि यार नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं. मैंने बोला यार ठीक है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो हो जाता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब विद ईच टेस्ट यू विल इम्प्रूव, है ना. तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई सब्जेक्ट तेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो उसमें नंबर कम भी आएंगे, ठीक है. तो वर्क अपॉन कर उस पर. उसने बोला कि यार अगर आईआईटी नहीं निकला तो मतलब कुछ नहीं हुआ, फिर मेरा मतलब मेरा जीवन खराब है, ठीक है. आई विल बी यूजलेस पर्सन, ठीक है. तो ये उस बच्चे का माइंडसेट है, ये उस बच्चे का माइंडसेट नहीं है, ये वहाँ की सोसाइटी का माइंडसेट है. रील्ड मोटिवेशन मिला ना, ठीक है, रील बेस्ड जो मोटिवेशन था वो बहुत ही एफिमेरल होता है, ठीक है, वो क्विकली फेड हो जाता है. आपने वो रील स्वाइप करी और मोटिवेशन खत्म, ठीक है. अब वो रील आपका एग्जाम नहीं निकलवाएगी. अल्टीमेटली आपको 10 to 12 स्टडी करना पड़ेगा, फिर सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स फिर लिखना पड़ेगा वहाँ पे जाके. तो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं. लेकिन असली में क्या है, क्रेज़ बन चुका है इसका कि मतलब रैशनली कोई स्टूडेंट सोच ही नहीं रहा इस एग्ज़ाम के बारे में कि इतना कम रेशियो सिलेक्शन का, इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, ये मेरा एप्टीट्यूड है जो इससे मैच ही नहीं होता है, ये सब छोड़ देते हैं. और जैसे स्पेशली यूपी बिहार का एग्जांपल लेता हूँ मैं, वहाँ पर हवा बना के रखा है कि यूपीएससी की तैयारी करना मतलब आपका एजुकेशन का पार्ट है वो, 10th 12th कॉलेज यूपीएससी. तो इस क्रेज़ को कैसे मतलब डील करें?
सर ये जॉब के साथ मैनेज हो सकता है यूपीएससी, मतलब आप फुल टाइम प्राइवेट में जॉब कर रहे हो और आप कर सकते हो, लाइक 21-22 में आप पास आउट हो गए और तभी आपने डिसीजन लिया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये मैनेज हो सकता है यूपीएससी का पढ़े? ओम बिरला जी की जो डॉटर थे तो उनका रिजल्ट लिस्ट में नाम आया है 2 बार, है ना? तो समहाउ इट गिव्स यू अ सेंस कि हाँ यूपीएससी इज़ फेयर, है ना, इंडिपेंडेंट है ना, अनबाइज्ड है, क्योंकि जब इतने बड़े पॉलिटिशियंस की बेटी का नहीं हुआ, है ना, रिजल्ट लिस्ट में हुआ, है ना, तो ही इफ देयर एट ऑल एग्जिस्ट अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, है ना, तो वो हो सकता था कि थोड़ा सा पॉलिटिकल बायसनेस दिखा के ठीक है 100 रैंक दे दो, 150 रैंक दे दो, नोबडी विल इवन डाउट, लगेगा कि यार हाँ जेन्युइन केस है। इस पूरी जर्नी में फेलियर 99.9% के लिए इनएविटेबल है। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि देखो कहीं ना कहीं फेलियर आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड की एग्जाम की तरह दिया बैठा और पास हो गया पहले टाइम में, तो यू आर बाउंड टू फेस फेलियर्स, ठीक है? अब वो फेलियर उठना उस फेलियर से डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे आ रहा है। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है सुशील कुमार चौधरी सर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी। सर ने 2018 में 97 रैंक सिक्योर की थी। वेलकम टू हॉट टॉक्स सर। हेलो नितिन, हेलो सर। first of all I am grateful to you and your team for inviting me to your platform where I can share my UPSC journey and give you some insights about UPSC. So thank you. थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए सर। सर स्टार्ट करते हैं आपके सीएपीएफ के बैकग्राउंड के साथ। आपने जो सीएपीएफ का मतलब जर्नी क्या थी, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड तो होते हुए गई होगी, लेकिन सीएपीएफ से अभी अपन कंस्ट्रेंट रखते हैं थोड़ा कि सीएपीएफ की तैयारी कैसे की आपने, फिर उसमें सिलेक्शन के बाद आपने मतलब किस टाइप से ट्रेनिंग हुई आपकी, उसके बाद आपने रिज़ाइन जैसे कर दिया अभी, तो रिज़ाइन क्यों किया? First of all, when I passed out from my college, so it was 2017. तो I was preparing for civil services, है ना? तो through current affairs we or through internal security syllabus we got to know about कि हाँ मतलब there is something called Central Armed Police Forces, ठीक है? बट उतना अवेयरनेस नहीं था, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें नहीं पता था। एट वी न्यू अबाउट द फंक्शंस के हाँ ये इंटरनल सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, है ना, एंड टू सम एक्सटेंड बॉर्डर सिक्योरिटी, बट वी वर नॉट अवेयर अबाउट द अदर मैंडेट, है ना, और वो स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, क्या हायरार्की है, मतलब व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो वो सब नहीं पता था, ठीक है? तो ऑल्दो माय फादर वाज इन आर्मी, तो हाँ थोड़ा सा हमारे आई हैड दैट इंक्लिनेशन फॉर डिफेंस, है ना, एंड फोर्सेस, तो एक कहीं ना कहीं वो मेरे को प्रॉम्प्ट करता था टू जॉइन फोर्सेस। तो आफ्टर गिविंग माय 2017 मेंस, तो मैं वन आई वाज गोइंग थ्रू सम दिस रिक्रूटमेंट ऑफ सीएपीएफ, तो आया हुआ था, तो मैं ऐसे ही देखने लग गया, है ना, तो उसमें मेंशन था सम 450 पोस्ट ऑफ ग्रेड ग्रुप ए, है ना, तो आई वाज वेरी एस्टाउंडेड कि मतलब ये ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है यार जो यूपीएससी करा रहा है, और क्योंकि अभी तो सिविल्स गया, तो वी हैड इन आवर माइंड कि यार यूपीएससी तो सिविल सर्विस कराता है, तो ऐसा और कौन सा एग्ज़ाम है जो यूपीएससी करा रहा है, वो भी ग्रुप ए और वो भी 450 समथिंग पोस्ट। तो दैट अराउज्ड माय क्यूरियोसिटी। फिर देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द एग्ज़ाम कि ये होता क्या है ना, तो फिर मुझे देन आई गॉट टू नो अबाउट कि हाँ इट कंसिस्ट ऑफ 2 एग्ज़ाम्स, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 इज़ सब्जेक्टिव, सॉरी, पेपर 1 इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड पेपर 2 इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। एंड पेपर 1 में होता क्या है कि पेपर 1 में आपका मेरिट बनता है, ठीक है? तो पेपर 1 में इफ़ यू क्वालिफाई, ठीक है, इफ़ यू क्लियर दैट मेरिट इन पेपर 1, तो ही आपका पेपर 2 चेक होता है, ठीक है? देन द कंबाइंड मेरिट कम्स आउट। आप समझो, जैसे मतलब पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, तो 250 मार्क्स में से लेट्स से उन्होंने सारे एस्पिरेंट्स के चेक किए, कैंडिडेट्स के चेक किए, तो लेट्स से उनको लेने हैं, मतलब दैट 450 जैसे पोस्ट हैं, एंड दे डिसाइडेड टू टेक लेट्स से 13 का रेशो उन्होंने रखा है, ठीक है, और वो मेरिट निकल के आता है 100, ठीक है? तो अगर आपका 99 है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है? दे सेट अ थ्रेशोल्ड इन पेपर 1, ठीक है? अब उस थ्रेशोल्ड को इफ़ यू आर मीटिंग दैट थ्रेशोल्ड तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है? पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है? तो फिर दोनों का मेरिट बनेगा, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट राउंड, है ना? नेक्स्ट राउंड जो है आपका फिजिकल होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, पेपर 1 इज मोस्टली ऑन द लाइंस ऑफ सिविल सर्विसेज का जैसा प्रीलिम्स होता है, ठीक है? द ओनली एडिशन इज मैथमेटिक्स, अच्छा, तो उसमें मैथ्स ऐड कर देते हैं। बाय एंड लार्ज लेवल थोड़ा सा यूपीएससी सिविल सर्विसेज से नीचे है जो उसका प्रीलिम्स का लेवल है, बट इट इज़ ऑल्सो मतलब टफ एग्जाम टू क्रैक, ठीक है?
फिर उसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 2 में होता क्या है कि मतलब बेसिकली ये इट्स अ सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। 4 एसेज होते हैं, है ना, 20 मार्क्स ईच, है ना। ईच ऐसे यू नीड टू राइट डाउन इन 300 वर्ड्स। तो 4 ऐसे होते हैं आपके। देन देयर आर 2 क्वेश्चंस, है ना। उसमें होता है आपको काउंट आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा वेयर यू आर सपोज टू, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है ना, क्रिटिकली इवेल्युएट, तो उस टाइप से होता है। तो 2 क्वेश्चंस वो होते हैं, तो 40 मार्क्स वो हो गए। देन देयर इज अ कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेसी राइटिंग होता है, ठीक है। देन 2 रिपोर्ट्स, है ना, तो 2 रिपोर्ट राइटिंग होती हैं, तो 10 मार्क्स ईच, तो आपको रिपोर्ट लिखना होता है। और फिर 25 मार्क्स का ग्रामर आता है। तो दिस ऑल मेक्स अप 200 मार्क्स, ठीक है। तो अगर इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड तो आपका होता है फिजिकल, है ना। तो उसमें होता क्या है कि आपका एक फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होता है, तो वो आपको मीट करना होता है, ठीक है। अब देयर आर 2 स्टेजेस टू इट, है ना। तो उसमें होता है कि पहले स्टेज में यू आर सपोज टू रन 800 मीटर्स, ठीक है, इन द गिवन टाइम फ्रेम। आई गेस इट्स 3 मिनट 45 सेकेंड्स फॉर मेल, है ना। फिर इट इज़ फॉलोड बाय 100 मीटर, ठीक है, दैट यू आर सपोज टू कंप्लीट इन 16 सेकेंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन देयर इज अ शॉर्ट पुट, है ना। शॉर्ट पुट इज समथिंग अराउंड 3 मीटर्स और समथिंग लाइक दैट, वे आर सपोज टू थ्रो द शॉर्ट पुट, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। एंड देयर इज अनदर, सॉरी, ये 3 स्टेप्स होते हैं। देन देयर इज अनदर लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप का आई गेस 9 फीट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 9 फीट होता है। तो उसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो अगर 3 अटेम्प्ट आप नहीं क्लियर करते हो, तो इफ़ यू फेल इन एनी ऑफ दीज स्टेप्स तो आप रिजेक्ट हो जाते हो, डायरेक्टली आउट। हाँ, फिर आप आउट, ठीक है। देन यू कैन नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, है ना। इफ़ यू क्वालिफाई ऑल दीज स्टेप्स देन यू आर कॉल्ड फॉर द फिजिकल फिटनेस वो टेस्ट, अच्छा, है ना, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल। तो उसमें आपका योर एंटायर बॉडी इज स्क्रूटनाइज्ड, है ना। आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है, वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड, है ना। सो राइट फ्रॉम हेड टू टो, है ना, योर फिटनेस इज असेस्ड। तो अगर वहाँ पे भी आप क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है, देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो हाँ, ये जो सेकंड वाला जो फेज है बेसिकली आपका मेडिकल एग्जाम एंड फिजिकल टेस्ट, है ना, ये जो है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो देयर आर नो पॉइंट्स टू इट, ठीक है, दैट यू कैन कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो वो बेसिकली क्वालिफाइंग ही है ना। इट कैन एलिमिनेट यू, ठीक है, बट इट डज नॉट एंश्योर योर फाइनल सिलेक्शन, तो वैसा है ना। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर मेरिट। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का, वेयर यू आर कॉल्ड टू धौलपुर हाउस, है ना, एंड द पैनल असेसेस यू, ठीक है। तो इट 20-25-30 मिनट्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड वो चलता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लाइन पे इंटरव्यू होता है एग्जैक्टली, मतलब उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट डिफेंस का होता है ना। तो लाइक व्हेन आई अपीयर्ड इट, तो मतलब देयर वर 2 केस स्टडीज पुट फॉरवर्ड टू मी, ठीक है। आई हैड द बोर्ड ऑफ अजीत भोसले सर, तो उन्होंने 2 केस स्टडी मेरे को दिए थे, ठीक है, जो बोर्ड था। तो उसमें एक केस स्टडी था कि मतलब सपोज यू आर डिप्लॉयड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, इन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, एंड यू गेट द इनपुट के आपको ना वहाँ पे जो बेसिकली होता है काउंटरफीट, जो काउंटरफीट करेंसी होती है उसकी स्मगलिंग होती है, तो वो हो रही है। एंड इट्स अ गुड नेक्सस विच इज़ ऑपरेटिंग देयर, है ना। पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, ठीक है, उसमें ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व, है ना, हायर ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो हाउ आर यू गोइंग टू चेक इट। तो इस तरीके की केस स्टडी थी। तो एक और केस स्टडी थी, आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके की 2 केस स्टडीज वहाँ पे दी जाती हैं। फिर आपका एक वो जो नॉर्मल जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का होता है, तो उसका भी हाँ, बट वन वुड से कि हाँ, सिविल सर्विसेज थोड़ा सा रिलैक्स रहता है ना। इट्स नॉट दैट पैनिकिंग, मतलब इफ़ यू आर determined, if you are passionate to join the forces, they will assess, है ना, they will get to know कि whether this guy is genuinely interested or not, ठीक है। and even if you go wrong somewhere, है ना, they won't mind, है ना, they will give you marks because they find that genuine candidate in you, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब होता क्या है ना कि for people who, है ना, who has a good preparation for civil services, जिनका अच्छा प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज का, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। वो थोड़ा फिजिकल में रह जाते हैं, ठीक है, बट उनको नंबर अच्छे आ जाते हैं उनके, ठीक है, नंबर अच्छे ले आते हैं वो, जो जिन्होंने कभी सीरियस अपना तैयारी किया होता है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो उनके लिए निकालना थोड़ा ईजी होता है, तो वो एंट्री ले लेते हैं इसमें।
एंड लेटर ऑन व्हेन दे गेट टू नो अबाउट इट कि भाई यहाँ तो यार 1 साल का ट्रेनिंग है, इतना टफ ट्रेनिंग है, ठीक है, देन दे रिज़ाइन, ठीक है, और इधर दे डू नॉट ज्वाइन, है ना। अब ऐसा भी होता है ना कि इसमें भी बैठ गए, फिर सिविल सर्विस में भी जाके बैठ गए, सिविल सर्विस में हो गया तो इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो वहाँ पे फिर एट्रिशन रेट हाई हो जाता है। अच्छा, तो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हमें थोड़ा सा एट्रिशन रेट जो है ये कम करना है, तो वी हैव टू फाइंड जेन्युइन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उसमें दे प्रायोरिटाइज दोज पीपल हु हैड सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस बैकग्राउंड, इन माय ओपिनियन, है ना, जिनका डिफेंस बैकग्राउंड है, ठीक है, जो डिफेंस एग्जाम में पास में अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा आई गेस दे गिव प्रायोरिटी। सर जैसे आपने अभी बोला कि जब ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो हाँ। काफ़ी लोग रिज़ाइन कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में कि कैसे ट्रेनिंग होती है एक सीएपीएफ के ऑफिसर की? ट्रेनिंग का ऐसा है, मतलब जो इट इज़ कंडक्टेड अंडर एमएचए ना, तो सेम ही है, मतलब जो आपका डिफेंस फोर्सेस का जो ट्रेनिंग है इट इज़ अलाइन टू दैट पैटर्न ओनली, है ना, तो उसके पैटर्न के ही हिसाब से अलाइंड है, सेम ही स्केड्यूल फॉलो होता है, ठीक है। तो इनिशियली जब आप जाते हो तो आपका 0 वीक होता है ना, वेयर यू आर सपोज टू फर्निश द फॉर्मेलिटीज़, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है आपकी ज्वाइनिंग की, वो आप फुलफिल करते हो, ठीक है। फिर आपको एक थोड़ा सा ब्रॉड आउटलुक दिया जाता है, ओवरव्यू दिया जाता है कि भाई ऐसी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो यू आर पुट अंडर एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस, ठीक है, यू आर सपोज टू वेरी एक्टिव, तो आपको यू विल गेट वेरी टायर्ड, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है जो आपका 0 वीक होता है, इसलिए उसको 0 वीक बोला जाता है ना। तो दोज हु डू नॉट वांट टू ज्वाइन, है ना, और दोज हु डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, दे कैन टेक एन एग्जिट फ्रॉम देयर, अच्छा, पहले ही है मतलब ना, काट देते तो हो। आप निकल जाओ, ठीक है। तो जब तक उनका एक देयर इज़ अ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड होता है, जीआरएफ बोलते हैं उसको शायद, है ना, तो वो भरवा लेते हैं, ठीक है, और वो 0 वीक तक आई थिंक दे डू नॉट सबमिट दैट, है ना, टू द मिनिस्ट्री। तो जब तक अगर आपको निकलना है तो फिर आप निकल जाओ, सर ठीक क्या है। होता है वो बॉन्ड के बारे में बताइए? बॉन्ड होता है बेसिकली ना, मतलब अल्टीमेटली इसमें वही मैंने बताया ना, क्योंकि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स काफ़ी एंटर हो जाते हैं इस एग्जाम में, और एंड व्हेन दे गेट टू नो अबाउट द ट्रेनिंग पैटर्न एंड एक्सेट्रा, तो फिर वो थोड़ा घबरा जाते हैं एंड दे वांट टू लीव इट। तो इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ पुट अ बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा अपना 1 साल का ट्रेनिंग कॉस्ट, इधर द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एंटायर 1 ईयर और 3 महीने का ग्रॉस, विच एवर इज़ हायर, तो वो आपको पे करना होता है इफ़ यू लीव द सर्विस अच्छा बिफोर 10 ईयर्स। अच्छा, और ये कितना मतलब कितना कॉस्ट हो जाता होगा ये लगभग? ये वेरी करता है, ड्यूरिंग माय टाइम तो आई गेस माय ग्रॉस सैलरी वो 70,000, और ट्रेनिंग का जो उस टाइम शायद कॉस्ट था वो 5.4 या 5.5 लैक्स था, है ना। तो वो अगर आपने ट्रेनिंग में, हाँ, अगर आपने लेट्स से 6 महीने में छोड़ दिया तो आपको 2.8 आधा देना पड़ेगा उसका, 2.8, और आपका सैलरी कितना बना 70 के हिसाब से 420, तो सिंस 420 इज हायर, हाँ, ठीक है, तो नहीं वो 3 मंथ का सैलरी था, तो फिर हाँ, क्योंकि 280 इज हायर देन 210, ठीक है, तो फिर आपको 280 पे करना पड़ेगा। ये आई थिंक बहुत गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसा होता है, इवन बैंकिंग वाले उसमें भी करवाते हैं, मेरे दोस्त ने हाँ, उसमें बॉन्ड्स वही है ना, एग्जैक्टली, बॉन्ड मतलब वही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, हाँ, ट्राइंग टू रिटेन द वर्कफोर्स, है ना, गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि दे इन्वेस्ट इन योर ट्रेनिंग, है ना, दे ट्रेन यू एंड देन यू लीव, ठीक है, तो गवर्नमेंट को वो थोड़ा सा प्रिवेंट करना है ना, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डेटरेंट। सर ये आपने सीएपीएफ बताया, उसके अंडर आप आईटीबीपी, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसके अंडर आप थे आईटीबीपी में, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आई थिंक। हाँ, तो और कौन से सर्विसेज है इसके अंडर? देखो इसके अंडर ना बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 5 फोर्सेस, है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि वी नो अबाउट स्टेट पुलिस फोर्स, ठीक है, सिंस पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट ना, तो स्टेट पुलिस फोर्स है ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दैट इज कंसर्न विद लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो पूरा स्टेट पुलिस का डोमेन है, आपको अरेस्ट करना, आपको, है ना, वारंट जो भी आपको सर्च एंड सीज करना, बट देन देयर एग्जिस्ट अ पैरेलल पुलिसिंग फोर्स आल्सो ऑफ द सेंटर, ठीक है, तो उनका काम क्या है कि दे मैनेज द इंटरनल सिक्योरिटी। अब जैसे नक्सलिज्म है, कम्युनल राइट्स हैं, ठीक है, बिकॉज स्टेट पुलिस इज नॉट कैपेबल, है ना, दे आर इल इक्विप्ड, है ना, इल ट्रेंड, है ना, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एंड समटाइम्स दे आर इवन पॉलिटिकली बाइज्ड, ठीक है, तो इट इज़ अल्टीमेटली द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू कर्ब दोज कम्युनल राइट्स, है ना, कर्ब इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैव, है ना, मल्टी स्टेट नेचर,
ठीक है, तो उनका ट्रांस स्टेट नेचर है, वो एक स्टेट में कन्फाइंड नहीं है, ठीक है, तो अब एक स्टेट की पुलिस नहीं कर सकती उसको मैनेज, एंड ऑल्सो दे आर नॉट, है ना, वेल ट्रेंड। तो इसके लिए सेंटर ने अपनी एक अलग से पुलिस है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। अब उसके अंदर 5 है, आपका CISF है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो आप देखते हो एयरपोर्ट पे डिप्लॉयड है ना, मेट्रोज पे डिप्लॉयड है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे डिप्लॉयड है, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में डिप्लॉयड है ना, कुछ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ भी इनका सिक्योरिटी है ना। फिर आपका आता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, है ना, विच इज़ कंसर्न विद द गार्डिंग ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल में, है ना, जितना भी बॉर्डर है इंडिया का चाइना के साथ, तो वहाँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। देन देर इज सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, तो दैट इज कंसर्न विद द गार्डिंग ऑफ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, ठीक है। एक BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इट्स अ वेल नोन फोर्स, है ना। तो वो पूरा आपका बांग्लादेश और राजस्थान का बॉर्डर दिखता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, तो वो गार्ड करते हैं। देन देर इज अनदर CRPF, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो दैट इज बेसिकली मोर कंसर्न विद द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, है ना। इनका जो बाकी के जो 4 फोर्सेज हैं, सॉरी 3 फोर्सेज हैं अदर देन CISF, उनका जो मैंडेट है, उनका मैंडेट है बेसिकली जो प्राइम मैंडेट है, तो कि टू गार्ड द बॉर्डर, ठीक है। आर्मी कैन नॉट गार्ड द बॉर्डर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो क्योंकि इट्स अ सिंबल ऑफ वॉर। अगर आप आर्मी इफ आर्मी इज एक्चुअली गार्डिंग द पीसफुल एंड वेल डिमार्केटेड बॉर्डर, तो इट्स अ सिग्नल ऑफ वॉर, इट्स अ सिग्नल ऑफ एग्रेशन। तो वहाँ पे इट्स अ जनरल प्रैक्टिस विच इज़ फॉलोड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, तो दे जनरली डिप्लॉय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, तो ड्यूरिंग पीस टाइम, है ना। इन केस ऑफ वॉर, ठीक है, देन आर्मी विल बी डिप्लॉयड, है ना, एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस विल प्ले अ हेल्पिंग हैंड, ये पैरामिलिट्री वो हाँ, है ना। तो बेसिकली दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन केस ऑफ वॉर आर्मी विल टेक ओवर एंड दे विल असिस्ट आर्मी, ठीक है, तो दे हैव अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। तो अब उसके बाद इनका जो सेकेंडरी मैंडेट है, वो सेकेंडरी मैंडेट जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। दे आर डिप्लॉयड इन इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है, कम्युनल राइट्स हो जाता है वहाँ पे, दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। दे आर डिप्लॉयड इन कॉम्बैटिंग नक्सलिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो इनका बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड VIP ड्यूटीज़ है, ठीक है। अब तो पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी जो है दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। और फिर उसके बाद SPG है, ठीक है, वहाँ पे भी दे आर डेप्यूटेड, ठीक है। तो आपका जो NIA है, मतलब काफ़ी डाइवर्स हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, CBI है ना, NSG है, तो वहाँ पे भी ये लोग डेप्यूटेशंस पे जाते हैं। तो मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका जो मैंडेट है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड मैंडेट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। जो एक असिस्टेंट कमांडेंट है, उसके अंडर कितने लोग रहते हैं? मतलब पूरा एक फोर्स रहता है, उसे कंट्रोल करना रहता है, कमांड करना रहता है, तो एक कमांडेंट के अंडर कितना रहता है? और मतलब अगर नेचर ऑफ जॉब क्या है मतलब? नेचर ऑफ जॉब बेसिकली देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब जो इनका ब्रॉड मैंडेट है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैनेज करना है, ठीक है। अब उसके अंदर जो स्पेसिफिक रोल जो एक असिस्टेंट कमांडेंट का है, तो असिस्टेंट कमांडेंट इज बेसिकली अ कंपनी कमांडर, ठीक है, तो वो एक कंपनी लीड करता है। तो अब एक जो बटालियन होता है, एक जो यूनिट होता है, उसके अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। वन कंपनी कंसिस्ट ऑफ अराउंड 130 पर्सनल, है ना। तो उसमें देयर इज अ सेट ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASIs, है ना, कॉन्स्टेबल्स, तो वो सब होता है। तो अल्टीमेटली दे आर कमांडेड बाय अ कंपनी कमांडर कॉल्ड असिस्टेंट कमांडेंट। 130, ओके, हाँ। तो वो पूरा कंपनी जो है वो लीड करता है, ठीक है, इन फर्निशिंग द internal and external security challenge, in meeting the mandate of internal and external security management। तो वो सब मैनेज करना होता है। फिर कंपनी हो सकता है कि आपको कंपनी कहीं लेके भी जानी पड़े, ठीक है। कंपनीज आर समटाइम्स लोकेटेड अवे फ्रॉम देयर बटालियन हेडक्वार्टर ऑल्सो, ठीक है, कि आपका बटालियन हेडक्वार्टर कहीं है और आपकी कंपनी कहीं और है, ठीक है, क्योंकि कंपनी इज हाईली मोबाइल इन नेचर, है ना, वो स्टैटिक नहीं है। तो आपका कंपनी का एक बटालियन का हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पे आपका एक जो बटालियन का कमांडर होता है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कमांडेंट, है ना। तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो बटालियन इज कमांडेड बाय अ कमांडेंट, है ना, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कर्नल, है ना, इंडियन आर्मी और SSP जो भी आप बोलना चाहो, है ना। बिलो कमांडेंट देयर इज अ
सेकंड इन कमांड बेसिकली रेफर्स टू लेफ्टिनेंट कर्नल और इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एसपी, है ना. देन बिलो हिम देयर इज अ डेप्यूटी कमांडेंट, है ना, एनालॉगस टू एएसपी, है अच्छा ना, और मेजर ऑफ आर्मी. देन कम्स दिस असिस्टेंट कमांडेंट. तो असिस्टेंट कमांडेंट इज बेसिकली द फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री एट द ऑफिसर लेवल, अच्छा है ना. तो और सर that कितना you call DSP in state police forces ना. हाँ. तो he also carries the 3 star, so assistant commandant also carries the 3 star. It's a 3 star rank. सर अगर मतलब जैसे लोएस्ट लेवल से पीक तक ट्राई करें तो मतलब पीक में अपने ये असिस्टेंट कमांडेंट किस पोजीशन पे हो सकता है? एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट, तो अभी जैसे मतलब काफ़ी रिफॉर्म्स लिए गए हैं, है ना. इस चीज़ पे मैं आऊँगा बाद में. तो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स लिए हैं, है ना. मोस्टली, है ना, जैसे गवर्नमेंट जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें. जुडिशरी ने इंटरवीन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है. तो इनिशियली इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑर्गेनाइज सर्विस. अच्छा तो इसमें क्या था कि स्टैग्नेशन हो जाता था प्रमोशंस में. तो पीपल आर स्टैग्नेटेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, है ना, इन देयर करियर प्रोग्रेशन. तो काफ़ी टाइम लग जाता था प्रमोट होने में, और उनको ऐसा फाइनेंशियल गेन भी ज़्यादा नहीं मिलता था, है ना. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो उससे इनको ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का स्टेटस मिला है. ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस मतलब कि जो आईएएस है ना, उसके प्रमोशंस बहुत फास्ट है, हाँ. ठीक है. तो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस मतलब अब उनके तो प्रमोशन बहुत फास्ट है, अब उनके लिए पोस्ट भी हैं काफ़ी, ठीक है. तो वो दे कैन बी इजीली प्रमोटेड, है ना. बट जो बाकी जो सर्विसेज हैं, जैसे मान लो आपका आईएफएस हो गया, है ना, बाकी भी जितनी सर्विसेज हैं, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये सब क्या ऑर्गेनाइज सर्विसेज हैं, ठीक है. तो इनके प्रमोशंस इतने फास्ट नहीं होते हैं. तो इनको क्या किया गया, इनको ये बोला गया कि अगर आप आईएएस, अगर लेट से उसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, वो किसी नेक्स्ट लेवल पहुंच, तो उसके 2 साल बाद आप भी पहुंच जाओगे. अगर आप नहीं पहुंचोगे तो आपको उसका पे स्केल जो है वो आपका चालू हो जाएगा वहां से. अच्छा पे स्केल मिल जाएगा, पोजीशन मिले ना मिले. हाँ, बट क्योंकि हो सकता है वैकेंसी ना हो वहाँ पे, बट आपका पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा. तो बेसिकली इट एम्स टू एंश्योर फाइनेंशियल पैरिटी, हाँ. है ना, कि चलो कोई बात नहीं, आपको रैंक नहीं मिला बट फाइनेंशियल पैरिटी रहेगी. तो वो गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम इनको ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विस देंगे. फिर होता क्या था कि यहाँ पे डेप्यूटेशन होता है. बेसिकली आईपीएस कम्स ऑन डेप्यूटेशन, अच्छा आईपीएस डेपुटेशन में. सीएपीएफ में आते हैं, ठीक है. तो जैसे होता है कि डीआईजी लेवल पर 20% रिजर्वेशन है, 20% आईपीएस आते हैं. आईजी लेवल 50% है. डीआईजी लेवल पे, सॉरी, एडीजी लेवल पर, है ना. तो एडीजी लेवल पर क्या है कि अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग कंपोजिशन है अभी, है ना. कुछ कुछ फोर्सेस में एडीजी लेवल पर अलाउड नहीं होते, है ना, और कुछ कुछ फोर्सेस में अलाउ करते हैं. तो वहाँ पे 1/3 है आई गेस, ठीक है, कि अगर 3 एडीजी होंगे तो 2 आईपीएस होंगे एडीजी, एक कैडर का होगा, हाँ. ठीक है. तो ये कंपोजिशन रहता है. तो मैक्स टू मैक्स अगर जहाँ भी जाएगा तो द टॉप रैंक फॉर द कैडर ऑफिसर इज एडीजी. एडीजी. इफ ही इज लकी एनफ टू गेट इनटू द सर्विस, है ना, इन 22-23, है ना, तो एक देयर अ गुड चांस कि वो एडीजी पर रिटायर हो सकता है. परहैप्स इन द अपकमिंग 30-35 ईयर्स अगर कोई रिफॉर्म और आता है वेयर दे आर अलाउड टू बीइंग लेड बाय कैडर ऑफिसर, क्योंकि अभी तो डीजीपी जो है दैट कम्स फ्रॉम आईपीएस, है ना. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो देन डीजीपी वुड बी द अल्टीमेट पोस्ट, ठीक है. सर इस सीएपीएफ में मैंने बहुत कैंडिडेट्स देखे थे कि सीआईएसएफ के लिए ऑप्ट करते हैं. सीआईएसएफ हम बोल सकते हैं क्या कि सीएपीएफ की आईएएस सर्विस है? बहुत लोग लाइक देखते हैं कि सीआईएसएफ में मिल जाए तो सही हो जाएगा. सीआरपीएफ में वैकेंसीज तो ज़्यादा होती है, सीआईएसएफ में बहुत कम होती है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब बहुत है कि आपको क्या करना है वहाँ पे. तो इसका पीछे देखो रीज़न भैया ना, अगेन योर मोटिव बिहाइंड ज्वाइनिंग द सर्विस, हाँ. है ना, बिहाइंड ज्वाइनिंग द फोर्स. मैंने आपको जैसे बताया कि अभी सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जो सीरियस वाले हैं, वो भी बैठते हैं. अभी जैसे प्री हो गया, 4 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है. तो वो जो जिनका नहीं हुआ, है ना, और कुछ कुछ जिनका हो भी गया, है ना, वो भी बैठेंगे, ठीक है. तो अगर उनका हो जाता है ना, देखो अल्टीमेटली इट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट कि हमारा कंट्री जो है मतलब गवर्नमेंट जॉब्स को काफ़ी प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है. और अर्ली स्टेज में अगर किसी को ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बीइंग अपॉइंटेड एट द ग्रुप ए लेवल, तो हर कोई ले लेता है, ठीक है. अब ज्वाइन करना नहीं करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट ले लेगा,
ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब वो सिविल सर्वेंट बैठते हैं, वो रैंक भी अच्छा आ जाता है उनका, तो अब उनके लिए सबसे कंफर्टेबल सर्विस क्या है? सबसे कंफर्टेबल फोर्स उनके लिए सीआईएसएफ है, बिकॉज इट इज़ कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज मोस्टली। ठीक है, क्योंकि बाकी में तो आपको आईटीबीपी में आपको थोड़ा बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, है ना, बीएसएफ में आपको बांग्लादेश बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, है ना, बट यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ है। ठीक है, तो आपका एक फैमिली और जो एक वर्क का बैलेंस है, यू कैन मेंटेन दैट बैलेंस। तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं सीआईएसएफ को, कि एक अच्छा स्टेबल लाइफ मिल जाएगा, डेस्क जॉब है, ठीक है, तैयारी भी करते रहेंगे अपना, ठीक है, और फिर आगे देखेंगे, निकल गया एग्ज़ाम, निकल गया, नहीं तो अच्छी तो जॉब है ना, 3 स्टार मिल रहे हैं, उसमें भी डेस्क पे बैठने को मिल रहे हैं, है ना, अब और क्या चाहिए? क्या चाहिए? ठीक है, और वो एक जो एक ऑरा है ना, अब वहाँ पे बॉर्डर पे आप चल रहे हो, किसने देखा? सही। किसी ने नहीं देखा, बट यहाँ पे इफ़ यू आर कैरिंग 3 स्टार्स, ठीक है, चलो हमें और आपको पता है कि ये मतलब सीआईएसएफ का है ना, बट जनरली आम कॉमन मासेस को तो लगता है कि मतलब, है ना, ये डीएसपी है, उसको लगता है कि डीएसपी है, 3 स्टार है, तो मतलब पावरफुल पोस्ट है। तो लोगों को एक थोड़ा-सा एक अपने एक सोशल परसेप्शन का भी वो है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा वी कैन एक्चुअली एग्ज़िबिट आवर पावर। तो अर्बन एरिया में, आगे बॉर्डर पे तो किसने देखा? ठीक है, तो वो वाला चीज़ है, तो इसलिए लोग मोस्टली फोकस करते हैं सीआईएसएफ में, बेसिकली टू अवॉइड कैजुअलिटी। वैसे तो ज़्यादा नहीं है ना, ऑफिसर लेवल पे, बट बेसिकली टू अवॉइड हार्डशिप्स, कि मतलब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, और ये सब है ना। तो बट दोज हु आर जनरली इंटरेस्टेड, जिनको एडवेंचर पसंद है, ठीक है, जो अपीयर हुए अदर रिलेटेड डिफेंस एग्जाम्स में बट नहीं हुआ, ठीक है, और भी बाकी जैसे मेरे साथ में, तो वाइल आई वाज इन ट्रेनिंग, तो मेरे साथ आईआईटियंस भी थे, ठीक है, जो मतलब दोज हु हैड अ वेरी गुड पैकेज, ठीक है, 25-25-30 लाख का ही पैकेज था। आईआईटी बॉम्बे से भी बंदे थे, आईआईटी खड़गपुर से भी बंदे थे, वो छोड़ छोड़ के आए थे, है ना। एक एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ था, ठीक है, वो छोड़ के आया। एक कोल इंडिया में था, इंजीनियर था, है ना, ग्रुप ए उसका जो ऑफिसर वाला लेवल होता है, तो वहाँ पे था। तो उन्होंने छोड़ के दे ऑप्टेड फॉर इट, ठीक है, तो उन्होंने छोड़ के, उसको सीआईएसएफ मिल रही थी बट उसने नहीं लिया, अच्छा। ही ऑप्टेड फॉर आईटीबीपी, है ना, बिकॉज कंफर्टेबल लाइफ उसको वहाँ भी थी, बट ही वॉज मोर इंक्लाइन टू सर्व द नेशन इन फोर्स, ठीक है, तो उसको एडवेंचर पसंद था, है ना, उसको नहीं चाहिए था डेस्क जॉब मोस्टली, तो उसको एडवेंचर पसंद था, तो ही ऑप्टेड फॉर इट, ही ऑप्टेड फॉर आईटीबीपी। तो मोस्टली मतलब हम जो यूपीएससी सिविल सर्विस वाले होते हैं वो सीआईएसएफ का ही देखते हैं, आई थिंक। ये ओवरएंड में आदत नहीं होती ना कुछ हार्डशिप करने की। हाँ, मतलब वही मैं अल्टीमेटली वही चीज़ है कि मतलब आप इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड हार्डशिप्स एंड जस्ट लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो फिर आप सीआईएसएफ प्रायोरिटाइज करोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा एडवेंचर पसंद है, आई लाइक टू बी इन मिलिट्री लाइक यूनिफॉर्म, है ना, आई लाइक दैट मिलिट्री एनवायरनमेंट, है ना, क्योंकि अब है क्या कि सीआईएसएफ इज़ मोर ऑर्गेनाइज ऑन द लाइन्स ऑफ पुलिस, एंड तो उसका मतलब ऐसा मिलिट्री के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। बट आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, है ना, इनका मिलिट्री के साथ बहुत इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे आप जाओगे गलवान वैली में, या फिर जो एरिया है आपका चाइना के साथ बॉर्डर है, तो वहाँ पे आईटीबीपी एंड आर्मी दे आर डिप्लॉयड साइड बाय साइड, ठीक है, तो इंटरेक्शन होता है ना, इनपुट्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, राशन भी एक्सचेंज होता है, तो मतलब बहुत चीज़ें हैं जो एक्सचेंज की जाती हैं, तो एक बहुत एक हेल्दी बॉन्ड है, ठीक है, और लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो उनका क्या है कि मिलिट्री के साथ इंटरेक्शन है। अब जिसको मिलिट्री लाइक एनवायरनमेंट पसंद है, तो ही विल प्रायोरिटाइज दोज फोर्सेज। जिसको लगता है कि नहीं, कंफर्टेबल लाइफ है और ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डेस्क में बैठ गए, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, तो दे प्रायोरिटाइज सीआईएसएफ। सर आपका क्या रीज़न था रिज़ाइन करने का? या मेरा रीज़न ना, मतलब थोड़ा सा आई हैड दैट फ्रैक्चर इशू, तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द ट्रेनिंग, तो दैट्स वाई आई हैड टू रिज़ाइन। तो मेरे को फिर रिज़ाइन करना पड़ा, है ना, थोड़ा ट्रेनिंग में आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स, इसलिए। सर आपकी एक यूनिक केस है कि आपने यूपीएससी सिविल सर्विस में राइट टाइम पे एग्जिट लिया, और ये जो आपकी सर्विस थी उसमें भी आपकी हेल्थ के कारण आपने राइट टाइम पे एग्जिट लिया। तो बहुत लोग है ना, इस आपको भी पता है कि सिविल सर्विस के लूप में फंस जाते हैं कि अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट। आप उनको क्या मैसेज देंगे कि एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए इनका, आपका राइट टाइम पे, बीट ऑन लाइक सिविल सर्विस वाला या हेल्थ का कंसर्न है फिर भी, तो क्या होना चाहिए एक अप्रोच? देखो, मतलब एग्जिट प्लान बहुत क्रूशल है, मतलब सक्सेसफुल हो गए आप, वेल एंड गुड, है ना, बट अगर आप व्हाट इफ यू गेट फेल, है ना, और कब तक फेल होते रहोगे,
ठीक है। एक हमारे अंदर देखो टेंडेंसी तो है ही कि मतलब यार अब ऐसा और कोई एग्ज़ाम नहीं है ना इंडिया में, और ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपको 1 साल में इतना फेम एंड ग्लोरी दे दे। ठीक है, इतना सोशल प्रेस्टीज आपका हाई कर दे ना। तो हर आदमी को लगता है कि यार विद ईच सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के अब जो 4 अटेम्प्ट वेस्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट वेस्ट हो गए, अब वो कंपनसेट करने हैं। ठीक है, अब वो कैसे कंपनसेट होंगे, है ना? तो आपको लगता है कि सिलेक्शन से कंपनसेट हो जाएंगे, इस वाले एग्ज़ाम में और मेहनत कर लूँगा तो हो जाएगा, तो वेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि पीपल आर रिफ्यूजिंग टू गिव अप। उनको लगता है कि यार ठीक है अटेम्प्ट देते रहो, है ना। एक तो ये है कि चलो कंपनसेट कर, दूसरा यार एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज खत्म हो गए, स्किल कुछ बना नहीं, है ना। अब स्किल नहीं बना तो आपको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं, है ना। 4 साल वेस्ट हो चुके हैं, है ना। तो अब क्या करेगा कैंडिडेट? ठीक है, तो ही विल अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि अगर उसका फिर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली ही एंड्स अप इनटू एन इनफाइनाइट लूप, है ना। वो एक इंडेफिनिट लूप क्रिएट हो गया, और वो तभी खत्म होगा जब या तो उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है, या फिर उसकी हिम्मत ही बिल्कुल टूट जाएगी। ठीक है, अब वो हिम्मत कब टूटेगी? अटेम्प्ट तो चलो खत्म होंगे तो 27 28, है ना, लीस्ट लगेगा। आप 21 से भी चालू होते हो तो 27 28 लग ही जाएगा। ठीक है, और वो 6 साल का गैप तो कोई आपको फिर प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं लेगा। बट ठीक। ये 6 साल वेस्ट होने से पहले, जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट थर्ड, ये पहले ही सोच समझ के आना चाहिए क्या? मैं बस 2 अटेम्प्ट दूंगा या 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद कुछ भी हो जाए मुझे एग्जिट लेनी, ये प्लान सही है क्या? या आपको देखो मतलब इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि एज सच कुछ प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आई कैन नॉट से कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा 4 अटेम्प्ट दूंगा। वन शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोग्रेस इन ईच स्टेज एंड द एफर्ट्स पुट अप बाय एन इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है 2 अटेम्प्ट में कि यार आई हैव गिवन माई 100%, मेरे से नहीं निकल रहा है, फिर देर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, क्योंकि बाकी आपके करियर रेवेन्यूज खत्म हो जाएंगे फिर। ठीक है, बाकी जगह आपके एक्चुअली इट किल्स योर क्रिएटिव स्किल्स ऑल्सो। मतलब जो आपके अंदर एक आर्टिस्टिक स्किल्स होंगी ना, वो भी आपकी खत्म हो जाएंगी। इनोवेशन जो आप दूसरे डायरेक्शन में सोच सकते हो वो भी किल कर देगा ये, है ना। मतलब यू टर्न नहीं है फिर। ठीक है, आपके लिए फिर आप बेसिकली यू विल बी रिड्यूस टू एन अनप्रोडक्टिव एसेट, है ना। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते एंड समटाइम्स पीपल फॉल इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, है ना। आपने काफ़ी सारी स्टोरी सुनी भी होंगी, है ना। दे फिर उनको ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उनको ना। मतलब इवन इफ दे वांट टू डू समथिंग दे विल बी हाईली अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनका एक हिस्ट्री है ना, जहाँ पे वो 3 4 अटेम्प्ट में दे कंटिन्यूसली गॉट फेल। तो वो उनके माइंड में है, उनको ना मतलब उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनका टाइम ही किल हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हुआ है, उनकी स्किल्स भी खत्म हुई है। सर, ये एक आप जो बात बता रहे हैं ना, हमें बहुत कमेंट्स में नीचे एक आर्गुमेंट आता है कि तो उन लोगों का क्या जिन्होंकि 5 लगातार प्रीलिम्स नहीं हुई, किसकी 6 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो इन लोगों का क्या, वो भी तो क्लियर कर रहे हैं, ऐसे बोल देते वो। लेकिन ये क्या ये वायबल है क्या इतना? देखो अगेन, है ना, इट कम्स टू द परसेंटेज, है ना। इफ लेट्स से आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, है ना, 10 आर क्लियरिंग इन देयर फाइनल अटेम्प्ट, है ना, व्हाट इज द रेशो? ठीक है, और वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब लास्ट अटेम्प्ट जो है बहुत कम लोग लिख रहे हैं, वो सेट बहुत कम है, वो सेट बहुत बड़ा है ना। बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब इट टर्न्स आउट टू बी इन थाउजेंड्स जो अपने लास्ट अटेम्प्ट लिख रहे हैं, बट उसमें से हुआ कितनों का, है ना। तो द सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। ठीक है, कि जो अगर इफ सपोज मेरे को ज़्यादा यूपीएससी का नहीं पता है, ठीक है, हम मेरे को आगे कोई बोलता है कि यार देख पहले अटेम्प्ट में निकल तो रहा है लोगों का, ठीक है, देन व्हाट शुड बी माय फर्स्ट रिएक्शन? क्या परसेंटेज कितना है ना। अब ये कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं जहाँ पे सब पास हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज कितना है वो आप फिर कैलकुलेट करोगे, यार 0.1% है। ठीक है, तो मुझे लगा यार अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ तो यार क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो अल्टीमेटली वही है कि आपको हर स्टेज के साथ अगर आपको प्रोग्रेशन मिला, आपको लगा कि यार मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, कुछ कमी थी, लगा यार ऑप्शन में नंबर नहीं आए, ऑप्शन चेंज कर लो, है ना। आपको लगा यार इंटरव्यू खराब चला गया लास्ट ईयर का, इंटरव्यू में वर्क अपन करो। ठीक है, तो माय एडवाइस फॉर आई एम एडवाइजिंग दो फॉर दोज एस्पिरेंट्स के, मतलब मेरा सजेशन उनके लिए है
those who are not improving with subsequent attempts, हम्म, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, आप हर अटेम्प्ट के साथ आप एक्चुअली या तो आप डिग्रेड कर रहे हो, है ना, या फिर आप जो है स्टेगनेंट हो गए हो। लेकिन सर ये तो ठीक है, मतलब काफ़ी रेशनल तरीका बता दिया ना आपने कि ऐसा हो रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन असली में क्या है, क्रेज़ बन चुका है इसका कि मतलब रैशनली कोई स्टूडेंट सोच ही नहीं रहा है इस एग्ज़ाम के बारे में कि इतना कम रेशियो सिलेक्शन का, इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ये मेरा एप्टीट्यूड है जो इससे मैच ही नहीं होता है। ये सब छोड़ देते हैं और जैसे स्पेशली यूपी बिहार का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। वहाँ पर हवा बना के रखा है कि यूपीएससी की तैयारी करना मतलब आपका एजुकेशन का पार्ट है वो। 10th 12th कॉलेज यूपीएससी। तो इस क्रेज़ को कैसे मतलब डील करें? चलो इसको मैं ना अपने एक एनेक्डोट से मैं रिलेट करता हूँ। तो मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था कोटा में, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था साथ का, मतलब वी बिकेम फ्रेंड्स। तो वहाँ पे उसका टेस्ट हुआ, वी यूज्ड टू हैव वीकली टेस्ट्स। हम्म, तो उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, मतलब फॉर 2 to 3 टेस्ट उसका स्कोर अच्छा नहीं आया। तो ही वाज डिप्रेस्ड। तो थोड़ा-सा उसका चेहरा उतर गया था, मतलब आई आई कुड एक्चुअली सेंस दैट कि हाँ भाई इसका जो है हम्म, मूड सही नहीं है एंड ही इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू अ टफ फेज़। हम्म, तो आई वेंट टू हिम, मैंने पूछा यार क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा? मतलब आई एम सीइंग यू फॉर 1 or 2 वीक्स, तो मतलब सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसने बोला कि यार नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला यार ठीक है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो हो जाता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब विद ईच टेस्ट यू विल इम्प्रूव, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई सब्जेक्ट तेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो उसमें नंबर कम भी आएंगे। ठीक है, तो वर्क अपॉन कर उस पर। उसने बोला कि यार अगर आईआईटी नहीं निकला तो मतलब कुछ नहीं हुआ फिर मेरा, मतलब मेरा जीवन खराब है। अरे ठीक है, आई विल बी यूजलेस पर्सन। ठीक है, तो ये उस बच्चे का माइंडसेट है, ये उस बच्चे का माइंडसेट नहीं है, ये वहाँ की सोसाइटी का माइंडसेट है। सोसाइटी को उसमें डाला गया है, सोसाइटी हैज़ इन्फ्यूज दैट थॉट कि आईआईटी ही सब कुछ है ना। उसको लगता है कि भाई आईआईटी नहीं निकला मतलब मेरा जीवन खराब। हम्म, ठीक है, सेम अप्लाइज विद यूपीएससी, है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली उस सोसाइटी को देख के ना, वो बंदा उसमें जो है, वो कैंडिडेट जो है वो रेस अप हुआ है उसमें, उस सोसाइटी में। वहाँ वो देख रहा है कि मतलब जो वहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसका क्या पावर है। ठीक है, कहीं कहीं पे मिसयूज भी है पावर का, तो उसको लगता है कि यार कोई चेक्स नहीं है पावर पे। ठीक है, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। ठीक है, शादी वाला फैक्टर तो एक अलग ही फैक्टर है। ठीक है, वो तो कीमत होती है ना सर। हाँ, तो जो ट्रेडिंग चलती है, ठीक है, तो वो भी एक ट्रेडिंग है कि हॉर्स अच्छा ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा दहेज में, एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, तो वो एक तरीका, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ इमेंसिपेशन फॉर देम। उन्हें लगता है कि यार अगर ये सर्विस होगी तो मतलब उद्धार हो गया जीवन का, मतलब जनरेशन सुधर गई सामने वाली, है ना। तो काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक माइंडसेट भी थोड़ा सा परवर्ट माइंडसेट है। लगता है कि सर्विस जाएंगे, थोड़ा सा पैसा वैसा कमाएंगे, है ना, तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो ख़त्म करेंगे। तो वो एक पूरा बेसिकली सोशो इकोनॉमिक आपका जो कंडीशन है ना, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे, है ना। वो देख रहा है कि जो मिसयूज़ हो रहा है पावर का, वो जो पटवारी है ना, वो जो लेखपाल है, तहसीलदार है, वो जम के पैसा खा रहा है। ठीक है, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, उसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबको पता है यार करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक। अब उसका जो है जो वहाँ पे जो बच्चा है जो यही सुनता आ रहा है, अब उसका क्या माइंडसेट होगा? उसको तो ये लगेगा कि यार यही एग्ज़ाम है जो है, बाकी लाइफ में कुछ नहीं है ना, तो यही एग्ज़ाम देना है जो देना है। उसको ना फिर प्राइवेट सेक्टर का पड़ा है, ना उसको बाहर जाना है, ना उसको एमबीए करना है, कुछ नहीं करना, उसको खाली सिविल सर्विस करना है। सर इसमें लेकिन आपने फर्स्ट बैक तो आपने एक बात कही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने परसेंटेज होते हैं और लास्ट अटेम्प्ट में कितने परसेंट वाले। इसमें कोचिंग इंडस्ट्री का रोल क्या आता है, क्योंकि वो उसको एक उठा के लेते कि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका हो गया, सेम लास्ट अटेम्प्ट में भी देखो इसका हो गया। तो इसमें इस सब माहौल में एक सेम डिसीजन कैसे लिया जाए जो आ रहा है एस्पिरेंट्स की। देखो एस्पिरेंट्स के लिए ना, मतलब मेरा एक जो सजेशन है वो ये है कि आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत हो। हम्म, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक ग्रेव इशू बन गया है कि द वे सो सिविल सर्विसेज प्रोजेक्टेड ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे जो एक नैरेटिव है सिविल सर्विस को लेकर, तो पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। मैं ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मतलब
दे आर अपियरिंग फॉर सेकंड और थर्ड टाइम, और आप उनसे सिलेबस पूछो, उनको सिलेबस नहीं पता है ना। आप उनको पूछो कि यार इकोनॉमी किस पेपर में आएगा, किस डीएस पेपर में आएगा, नहीं पता है। हिस्ट्री किस में आएगा, नहीं पता है। ठीक है, बोलो अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जीएस सी सेट कितने नंबर का होता है, नहीं पता है। कितने नंबर लाने होते हैं, नहीं पता है। ठीक है, तो उन्होंने बस वो देखा जो उनको प्रोजेक्ट किया गया, ना फिर उन्होंने सिलेबस देखा, ना उन्होंने ये देखा कि वेदर दे आर कैपेबल और नॉट। ठीक है, कैपेबिलिटीज इवॉल्व भी कर ली जाती है, ऐसा नहीं होता है कि एवरीवन इज कैपेबल फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज और फिर कितना अमाउंट ऑफ हार्डवर्क चाहिए इस एग्जाम के लिए, ठीक है, वो कुछ नहीं देखा उन्होंने। पम्प्ड अप मोटिवेशन। तो बेस्ट जो उनको एक रील्ड मोटिवेशन मिला ना, ठीक है, रीड बेस्ड जो मोटिवेशन था वो बहुत ही एफिमेरल होता है। ठीक है, वो क्विकली फेड हो जाता है। आपने वो रील स्वाइप करी और मोटिवेशन खत्म। ठीक है, अब वो रील आपका एग्जाम नहीं निकलवाएगी। अल्टीमेटली आपको 10 to 12 से स्टडी करना पड़ेगा, फिर सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स फिर लिखना पड़ेगा वहाँ पे जाके, तो वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलेबस कितना है, एफर्ट कितना लगेगा, आप कैपेबल हो या नहीं हो। देन ओनली वन शुड ऑप्ट फॉर दिस प्रिपरेशन। डू नॉट गो ब्लाइंडली कि नहीं देखा जाएगा। एंड तो ग्रेट एक्सटेंट मतलब इसका ना क्रेडिट तो नहीं कहूँगा, डिसक्रेडिट रादर आई वुड से, कि इसको पेरेंट्स को जाता है ना। पेरेंट्स को लगता है कि यार ये बच्चा 80% आ गया इसका, चलो आईएएस बना देते हैं। ठीक है, अब उस बच्चे से कोई पूछ ही नहीं रहा कि आईएएस बनना भी है या नहीं बनना है। ठीक है, और पेरेंट्स आर विलिंग टू स्पेंड मनी। ठीक है, अच्छा घर लाके भी दे देंगे, यहाँ पे 2.5 लाख 2 लाख फीस भी जमा कर देंगे, और पैसा दे देंगे कि तू रुक, तू तैयारी कर। ठीक है, अब उनको फिर नहीं पता है कि उसका यूज़ हो रहा है या मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बच्चे को यहाँ लिबर्टी मिली, आया दिल्ली, देखा लिबर्टी, थोड़ा अगर सीरियस है तो पढ़ेगा, है ना। बट और कुछ होता है सीरियस होते हैं, बट कुछ एक आपका जो कंपनी होता है ना, तो वो भी आपका डिटरमाइन करता है, तो लेके चले गए यार, फिर बच्चा बिगड़ भी रहा है यहाँ पे। तो वो वाला चीज़ है। तो काफ़ी मतलब इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग रन प्रोसेस, जहाँ पे आपको यू शुड कंसीडर वेरियस फैक्टर्स। कि मतलब इकलौता फैक्टर ये नहीं है कि मतलब फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है, एक मेंटल फैक्टर है, एंडोरेंस फैक्टर है, आप डेडिकेटेड हो नहीं हो, है ना, आप सिलेबस से आप वाकिफ़ हो नहीं हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मतलब बेस्ट है कि खुद ही देखो कि सिलेबस वगैरह हम कैपेबल है क्या, विदाउट मतलब सोशल मीडिया पे जाने से अच्छा है कि खुद ही चेक करो कि क्या है। मतलब लेकिन सर मतलब मुझे लगता है कि मतलब बिफोर एक्चुअली टेकिंग अप द कोचिंग, देखो कोचिंग का बहुत लिमिटेड रोल है। ठीक है, इसमें मेनली रोल जो है ना वो सेल्फ स्टडी का है। ठीक है, ये आई एम नॉट रॉन्ग इन माई ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो। हाँ, मुझे लगता है कि मतलब कोचिंग का 15 to 20% रोल कोचिंग का है, रेस्ट 80% जो है आपका खुद का रोल है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट्स हैं, बट कंसेप्ट्स इतने भी टफ नहीं है कि आपको समझ ही ना आए बिना कोचिंग के। ठीक है, तो कंसेप्ट्स बेसिकली 12th तक का है, अप टू 12th, है ना। तो लोग निकाल रहे हैं बिना कोचिंग्स के, बहुत निकाल रहे हैं। आप इस साल का ही 2023 का रिजल्ट देखोगे तो मतलब ऑप्शनल की लोग कोचिंग लेते हैं, बट जीएस फाउंडेशन की मतलब बहुत बच्चे प्रेफर भी नहीं करते हैं, और वो एग्जाम्स भी निकालने जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर ओन बिलीफ सिस्टम। आपको अपने बारे में क्या लगता है कि आपने पहले पढ़ के भी देखा या नहीं। आपने पहला पढ़ा पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पढ़ा, आपको समझ आ गया। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है कोचिंग का, नहीं है ना। बट आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, आप आगे सीधे कोचिंग। अब वो फैकल्टी ने पढ़ाया 3 घंटे का क्लास लेके, 2-4 दिन अच्छा लगा, 1 हफ्ते अच्छा लगा, बट वो जैसे जैसे फिर बैकलॉग होता गया, आपका मन नहीं करा पढ़ने का, फिर आप जो है डिमोटिवेटेड हो गए। तो बेसिकली आप खुद भी पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि चीज़ें हैं क्या। ठीक है, आपको लग रहा है इंटरेस्ट है, कैरी फॉरवर्ड। आपको लग रहा है कोचिंग की ज़रूरत है, गो फॉर अ कोचिंग। ठीक है, बट एटलीस्ट डू सम बेसिक रिसर्च के आपको मतलब आइडेंटिफाई और एप्टीट्यूड कि आप बेसिकली कैपेबल हो भी या नहीं, है ना। आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। दिस इज एक्चुअल रीज़न बिहाइंड कंपटीशन। आप जैसा देख रहे हो, है ना, 5-6 लाख लोग बैठते हैं, है ना, कट ऑफ 80-90 जा रहा है। सर ये जॉब के साथ मैनेज हो सकता है यूपीएससी, मतलब आप फुल टाइम प्राइवेट में जॉब कर रहे हो और आप कर सकते हो, लाइक 21-22 में आप पास आउट हो गए और तभी आपने डिसीजन लिया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये मैनेज हो सकता है यूपीएससी का पढ़े। देखो, एक तो हम है ना मतलब सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस थिंग कि यूपीएससी इज नॉट ओनली कंसंट्रेटेड ऑन सिविल सर्विसेज।
ठीक है। तो यूपीएससी के साथ बहुत एग्जाम्स हैं ना, इंजीनियरिंग सर्विस कराता है ना, सीएपीएफ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है ना, सिविल सर्विस ऑल्दो देयर मेन एग्जाम है ना, मेजर एग्जाम वही है। तो वन अप्रोच इज कि आप जैसे आप जॉब की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट। अभी IR2 जो है ना, तो अनिमेश प्रधान, तो उन्होंने जॉब के साथ किया है, ठीक है। और बाकी बहुत लोग हैं, सृष्टि डबास, तो उन्होंने भी अभी जॉब के साथ निकाला है, ग्रेड ठीक है। हाँ, तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट वो फिर डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए आप, क्योंकि जॉब की एक सेफ्टी रहती है ना कि आप प्रीलिम्स नहीं भी होगी कुछ फर्क नहीं, क्योंकि मैं मेरे वापस जॉब पे जा रहा हूँ। नहीं तो बहुत बार ORN में क्या होता है ना, प्रीलिम्स नहीं होगी फिर से 1 साल आप वहाँ पे, मेंस नहीं होगी फिर से वो आप सर्कल में रहते हैं। वही तो मतलब एक्चुअली लोगों को ना पता नहीं है, मतलब आई कैन कॉल देयर इग्नोरेंस, ठीक है, बट उनको लगता है कि मतलब सिविल सर्विस इज द सुपीरियर सर्विस, ठीक है, तो वो बाकी सर्विसेज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। RBI ग्रेड भी एग्जाम है, बहुत रेप्यूटेड एग्जाम्स हैं, है ना, CAPF है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है 1-2 अटेम्प्ट के बाद कि यू नीड अ ब्रेक, है ना, और आपको जॉब चाहिए, ठीक है, यू कैन नॉट सिट आइडल एट होम एंड प्रिपेयर, तो आप इन एग्जाम्स में अपियर हो सकते हो, ठीक है। देन वंस यू गेट इनटू द सर्विस, तो आप फिर से यू कैन थिंक अबाउट रीअपियरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको एक सेफ्टी नेट तो मिलता ही है, ठीक है, जब आप हो जाते हो, क्योंकि एक मेंटल हर्डल है, ठीक है। आप ऐसे आप 5 साल कंसिस्टेंटली तो बैठ के आप नहीं अपियर हो सकते ना, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा जो 2 साल में हुआ पहले के और तीसरे साल आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल ब्लॉकेड है, ठीक है। आप कितना भी खाली बैठ जाओ, अगर आप 24 घंटे हैं ना आपके पास, तो आप 24 घंटे में से मैक्स टू मैक्स आप 7 to 8 आवर्स ही आप प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हो, ठीक है, विदाउट जो बहुत डिटरमाइंड हो, ठीक है। द मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, है ना, जितना ज़्यादा टाइम का अवेलेबिलिटी है उतना ही आप थोड़ा सा लेस डिटरमाइंड होते हो, है ना। आपको लगता है यार 24 घंटे हैं, बहुत है, ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे तो पढ़ ही लूँगा, 2 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे शाम को पढ़ लिया, बीच में क्या करो, सो गए, ठीक है, टीवी देख ली। अब जो जॉब वाला है उसको पता है यार मेरे पास ना 4 या 5 घंटे ही हैं दिन के, ठीक है, तो वो फिर बहुत ही जुडिशियस यूज़ करेगा अपने टाइम का, ठीक है, वो फिर वेस्ट नहीं करना अफोर्ड कर सकता, ठीक है। तो अगर जुडिशियस यूज़ करेगा तो बिल्कुल इट इज़ क्रैकेबल, ठीक है। बट वही अगेन कि आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट इन दिस प्रिपरेशन, यू कांट गो क्रेजी। मतलब ये नहीं है कि मतलब दिस इज़ द ओनली गोल ऑफ लाइफ कि यही है जो भी है ना, इसके अलावा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, सर तो ये वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि बहुत मोटिवेशन रहता है यूपीएससी करने के लिए, जैसे अपन ने बात की अभी, आपने बोला कि 7 पुश्तें सुधर जाती हैं एक बार अगर यूपीएससी क्लियर कर, सब लोगों का मतलब मैं थॉट मानना प्रोसेस है काफ़ी लोगों का। अभी एक इवेंट बाहर आया जैसे पूजा खेड़कर का, देखा होगा आपने, कि उनके जो फादर थे वो सच में मतलब ब्यूरोक्रेट थे और इतने पावरफुल थे कि उनने इतने सारे जाली वो बनवा दिए उनके डॉक्यूमेंट्स, उनको यूपीएससी क्लियर करवा दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने शायद 10-11 अटैम्प्ट दिए हैं। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट इसलिए मिले क्योंकि जाली सर्टिफिकेट्स मिले, उसके बाद उनको जो कट ऑफ थी वो भी कम मिल गई क्योंकि उन्होंने 3-4 तरीके की डिसेबिलिटी और ये सब मल्टीपल वही रिजर्वेशंस लगा दिए, और मतलब उसके बाद क्लियर हो गया एग्ज़ाम और वो सर्विस में आ गई। ऑलमोस्ट ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, कुछ गलतियों के कारण एक्सपोज मतलब उनका ट्रेनिंग नहीं हुआ था बेसिकली, कुछ गलतियों के कारण मतलब एक्सपोज हो गया वो। अभी यूपीएससी ने वही न्यूज़ में भी दिया कि कैंसिल करेंगे इनका और रेप्रीमांड भी करेंगे, लेकिन इससे जो एक्सपोज हुआ है उससे यूपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में हार्म नहीं होती है। देखो मतलब जो अब बीइंग एन आउटसाइडर है ना, तो हमें लगता है क्या, देखो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, और अभी हुआ भी है, अब जैसे ओम बिरला जी की जो डॉटर थे तो उनका रिजर्व लिस्ट में नाम आया है 2 बार, है ना, तो समहाउ इट गिव्स यू अ सेंस कि हाँ यूपीएससी इज़ फेयर, है ना, इंडिपेंडेंट है ना, अनबाइज्ड है, क्योंकि जब इतने बड़े पॉलिटिशियंस की बेटी का नहीं हुआ, है ना, रिजर्व लिस्ट में हुआ, है ना, तो ही इफ देयर एट ऑल एग्जिस्ट अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, है ना, तो वो हो सकता था कि थोड़ा सा पॉलिटिकल बायसनेस दिखा के ठीक है 100 रैंक दे दो, 150 रैंक दे दो, नो बडी विल इवन डाउट, लगेगा कि यार हाँ जेन्युइन केस है, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो समहाउ इट इंडिकेट्स कि हाँ भाई यूपीएससी इज़ फेयर एंड अनबाइज्ड, ठीक है, पॉलिटिकली न्यूट्रल है ना। बट व्हेन इट कम्स टू सच केसेस जैसे अभी है ना, काफ़ी लोगों का निकल के आ रहा है, जो एलिगेशंस आ रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट डज हैम्पर द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ यूपीएससी, है ना। पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको कहीं ना कहीं ब्रीच तो हो रहा है, ठीक है। यूपीएससी हैज़ टू कम अप विद अ कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे हैव टू फॉलो एंड अल्टीमेटली दे हैव टू रिस्टोर देयर ओन क्रेडिबिलिटी, वही फिर से अर्न करना पड़ेगा हाँ, trust। by, है ना, by carefully or by deeply scrutinizing the documents submitted by the candidates, जो जो loopholes हैं मुझे सक्सेसफुल लगता है। कैंडिडेट्स हैं, कि कहीं दे whether they are actually misusing that or not, है ना। तो वो चीज़ है, तो मतलब बहुत ज़रूरी है ना, बिकॉज पीपल आर wasting, not wasting exactly, people are investing ठीक। years and years into this preparation and they are investing with the hope कि हाँ यार बॉडी है, पॉलिटिकली बाइस नहीं है ना, एग्जाम प्रोसेस है, टाइम बाउंड मैनर में होता है, इंडिपेंडेंट है, एफिशिएंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई पीपल आर पोजिंग देयर फेथ इन सच अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दैट फेथ मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड। तो अभी देखो जो कमेटी बैठी है, तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इट टेक्स, अभी पूरा स्क्रूटनी होगा, है ना, एंड प्रोबेबली सम मोर ऑफिसर्स विल कम इनटू दिस लूप, है ना। धीरे धीरे मतलब सोशल मीडिया इज एक्सपोजिंग, तो वो एक सही चीज़ है, मतलब वन शुड बी एक्सपोज्ड आल्सो बिकॉज रिजर्वेशन इज मेंट फॉर डिप्राइव्ड पीपल, है ना। इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड यू आर नॉट सपोज टू यूज इट, ठीक है। तो जो रियल बेनिफिशियरी है उसको नहीं मिल रहा है बेनिफिट, ठीक है, पीपल आर मिस यूजिंग इट। ओबीसी का बहुत मिस यूज हो रहा है, ईडब्ल्यूएस का बहुत मिस यूज हो रहा है, डिसेबिलिटी का तो हम देख ही रहे हैं अभी, है ना। वो ये तो है कि यूपीएससी हैज़ टू गियर अप, है ना, यूपीएससी हैज़ टू कंडक्ट डीप स्क्रूटिनी बिफोर हैंडिंग ओवर द अपॉइंटमेंट्स, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सर ये हमने यूपीएससी के बारे में बोला, अब जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है आजकल बहुत कट थ्रोट मतलब प्राइस पे जो उनके लेक्चर्स वगैरह है वो ऑफर कर रही है, तो इस पे आपको लग रहा है कि क्वालिटी का कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या बहुत सारे लोगों को वो अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल हो रहा है ये जो मटेरियल है? देखो वही है कि इट्स अ पॉपुलर सेइंग ना, टफर द कंपटीशन एफिशिएंट विल बी द मार्केट, ठीक है। तो कंपटीशन देखो कभी मतलब डिग्रेड तो नहीं करेगा क्वालिटी, है ना, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, है ना। अल्टीमेटली इट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट, है ना, इट ब्रेक्स द हेजेमनी और मोनोपोली, ठीक है। तो वो अच्छी बात है, मतलब इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड, जैसे हम लोग पहले देखते थे, मतलब इफ यू टॉक अबाउट अर्ली 2000, अर्ली डेकेड, फर्स्ट एंड सेकंड डेकेड ऑफ 2000, है ना। तो आप उसमें देखते थे कि मतलब पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट क्या प्रिपरेशन करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, एंड पीपल नीडेड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। हर किसी के पास नहीं होता है इतना पैसा खर्च करने को, ठीक है। प्लस फाइनेंशियल कॉस्ट तो एक चीज़ है, प्लस स्टेइंग हेयर, है ना, अडेप्टिंग टू दैट एनवायरनमेंट, है ना, मेड का टेंशन है, ठीक है, सब्जी का टेंशन है, खाने का टेंशन है, सब चीज़ का टेंशन है यहाँ पे, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद द आइसोलेशन, है ना, एक जो आइसोलेशन फैक्टर यहाँ पे बिल्डअप होता है, तो बच्चा काफ़ी मतलब इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, है ना, बहुत स्ट्रेस डालता है बच्चे के ऊपर। तो अब हुआ क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है जो इस इंडस्ट्री का, तो इट्स अ वेलकमिंग ट्रेंड, है ना। तो पीपल कैन सिट बैक एट होम, है ना, अपने घर पे बैठ के दे कैन अटेंड ऑनलाइन लेक्चर्स, है ना। डाउट मैकेनिज्म इज ऑल्सो, है ना, इट्स अ एफिशिएंट वन। अब जो भी डाउट मैकेनिज्म है, पीपल आर अलॉटेड मेंटर्स ऑनलाइन, ठीक है, कोचिंग्स अलॉट कर रही हैं, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द आंसर्स एंड सबमिट द कॉपीज ऑनलाइन, स्कैन द कॉपीज एंड यू विल गेट इट डन, है ना, ऑनलाइन ओनली, इट विल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन ओनली। तो काफ़ी हद तक मतलब प्रोसेस हैज़ बिकम वेरी वेरी स्मूथ, है ना। जो पहले एक हर्डल था ना कि यार कोचिंग नहीं ली तो होगा कि नहीं होगा, कोचिंग ले नहीं सकते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है ना। तो अब हो क्या रहा है कि सेम रिसोर्स जो आपको एक कोचिंग 2-2.5 लाख में प्रोवाइड करा रही है, वही सेम रिसोर्स और प्रोबेबली विद अ बेटर क्वालिटी, ठीक है, वही सेम चीज़ आपको 50,000 में मिल रही है, 40,000 में मिल रही है, ठीक है। तो मोर एंड मोर पीपल आर opting for coaching, more and more people are becoming, है ना, more aware about the issues, तो उनको एक अच्छा गाइडेंस मिल पा रहा है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। सर हमने बातों में ये भी बोला था आपने कि फेलियर और डिप्रेशन आता है बहुत स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जब उनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं या नहीं होता, तो इसको कैसे हम कोप कर सकते हैं कि फेलियर और डिप्रेशन को, कि इससे कैसे उठा जाए? देखो फेलियर एक्सेप्टेंस इस पूरी जर्नी में फेलियर 99.9% के लिए इनएविटेबल है। तो फर्स्ट वी हैव टू
एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि देखो कहीं ना कहीं फेलियर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम की तरह दिया बैठा और पास हो गए पहले टाइम में। तो यू आर बाउंड टू फेस फेलियर्स, ठीक है। अब वो फेलियर उठना उस फेलियर से डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे आ रहा है, ठीक है। एक ऐसा एस्पिरेंट है जो 5 बार से फेल हो रहा है, एक ऐसा एस्पिरेंट है जो पहली बार फेल हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है पहली बार वाले के लिए आसान है उठना, है ना। जो 5वीं बार फेल हुआ है, जो मतलब वो ऐसा हिस्ट्री ऑफ फेलियर है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना टू कोप विद दैट रियलिटी कि यार एग्जाम क्यों नहीं निकला मेरे से, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए है टू यू नो राइज फ्रॉम फेलियर, उसके सबसे इम्पोर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन कि व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना। अगर आपका अटेम्प्ट बचा है एंड यू आर विलिंग टू अपीयर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेक अ ब्रेक, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। डू नॉट गो फॉर ब्लाइंड अटेम्प्ट्स, ठीक है। रश में दिए जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले ख़त्म हुआ ही था, इंटरव्यू दे के हटे ही थे, ठीक है, नहीं हुआ, फिर से बैठ गए, ठीक है। तो मतलब नंबर का भी वेट नहीं कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो मतलब एक बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी एक मार्कशीट आ जाए, थोड़ा एक केयरफुल एनालिसिस कर लो कि कहाँ पे आपका कमी रहा, ठीक है। तो देन वर्क अपॉन इट, ठीक है। तो समटाइम्स ब्रेक एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, हाँ ठीक है। तो वो आपका रिजुमिनेट करता है, वो आपको करेक्ट करता है ब्रेक, ठीक है। तो आप एक ब्रेक लो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी देना चाहते हो अटेम्प्ट, ठीक है, देन ऑल्सो टेक अ पॉज, ठीक है। अब लुक फॉर द फर्दर करियर एवेन्यूज कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। लाइफ में फेलियर कोई परमानेंट नहीं होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानिए कि लाइफ में फेलियर कैन नेवर बी परमानेंट, इट विल बी परमानेंट ओनली व्हेन यू स्टॉप। अगर आप ही हिम्मत हार चुके हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, तो देन फेलियर विल बी परमानेंट, है ना। तो फिर आप ना खुद से ही यू विल बी एजिटेटेड कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हुआ लाइफ में, ठीक है। 6 अटेम्प्ट खत्म हो गई यूपीएससी के, या फिर आपने यूपीएससी की जर्नी खत्म हो गई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इट डज नॉट मीन एंड ऑफ सक्सेस, है ना। इट डज नॉट मीन कि आप फिर फेलियर ही रहोगे लाइफ पे, है ना। यू कैन एक्सप्लोर अदर फील्ड्स, ठीक है। आई नो मैनी पीपल जो उसके बाद जिन्होंने एमबीए किया, ठीक है, कुछ फाइनेंस में घुस गए, ठीक है, एमएनसीज में है दो, है ना। कुछ किसने डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लिया ना, दे आर रनिंग हैंडसम पैकेज, ठीक है। तो दे आर सक्सेसफुल पीपल नाउ, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर ओन सेल्फ बिलीफ, योर ओन बिलीफ सिस्टम, है ना, योर ओन कॉन्फिडेंस कि आप उस फेलियर से उभर सकते हो कि नहीं उभर सकते हो। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं करना है ना। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप फेलियर से उठोगे भी और आप सक्सेस पाओगे भी, है ना। नॉट नेसेसरीली इन द सेम फील्ड, बट दूसरी जगह। ऐसा नहीं होगा कि आप फिर हर जगह फेल ही होते जाओगे, ठीक है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप यू शुड कीप ऑन पुटिंग अप द एफर्ट्स। सर ये जो मोटिवेशन है, जब नए बच्चे आते हैं एस्पिरेंट्स, तो उनमें काफ़ी मोटिवेशन होता है। तो जो अभी आने वाले हैं जो एस्पिरेंट्स, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगी एज अ वेटरन? देखो, अब जो आ रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए एडवाइस यही है मेरा तो कि मतलब आप थोड़ा सा यूपीएससी का ट्रेंड एक बार देख लें। जो पीवाईक्यूज हैं हमारे, ठीक है, दे आर गुड मिरर, है ना, गुड मिरर ऑफ रियलिटी। तो आप एक बार पीवाईक्यूज देखें, ठीक है। एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाएं, एक खुद के लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, ठीक है। अच्छे सोर्सेज, मतलब थोड़ा सा सोर्सेज पे भी ध्यान दें कि आप सोर्सेज कहाँ से पढ़ रहे हैं और कितने रिलायबल सोर्सेज पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोर्सेज तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, ठीक है। आप मार्केट में बहुत है कि यार हिस्ट्री में 5 बुक पढ़ लो, ठीक है, बट क्या आप वो 5 बुक रिटेन कर पाओगे, है ना। जब आप मेंस लिखने बैठते हो तो पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में नहीं है एंड यू हैव टू प्रोसेस दैट, है ना, वाइल राइटिंग एन आंसर, तो फिर निकलना मुश्किल है एग्ज़ाम, ठीक है। तो लिमिटेड सोर्सेज रेफर करो, बट मेक श्योर दैट दो सोर्सेज आर रिकरिंगली रिवाइज्ड, करेक्ट ठीक है। सो दैट कि आपको कहीं भी अगर आंसर लिखना पड़ रहा है तो फटाफट दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर सोच रहे हो तो फिर टाइम लैप्स हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड पढ़ो, ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहो सेम चीज़ को ही, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो,
मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करो, एक इशू को दूसरे इशू से लिंक करना सीखो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने लिए एक आंसर पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और थोड़ा सा सही मेंटरिंग इज़ वेरी इसेंशियल इन दिस डायरेक्शन, मतलब क्योंकि बच्चा जो पहली बार आता है उसे नहीं पता होता है वेयर टू गो, है ना, एंड हाउ हाउ टू गो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक आपके पास एक अच्छा मेंटर हो हु कैन एक्चुअली गाइड यू, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। और फिर एक ऐसा मैंने बताया PYQs तो आपको रेफ़र करने ही करने हैं, ठीक है। तो यही है कुछ बेसिक्स जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है सर। सो आज आपने हमको ज्वाइन किया, आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स आपने शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।